गौरवान्वित हैं कि सर जैसे विद्वान हमारे लिए इस विषय पर ज्ञान देने के लिए हमारे साथ हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हायर एजुकेशन और सोसाइटी निसंदेह ही उच्च शिक्षा में केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि समाज की चेतना और संस्कृति को प्रगति देने का आधार है। जब तक हमारे समाज का अध्ययन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमारी शिक्षा सही ना हो। इसी गुण विषय पर सर आज हमें व्याख्यान देंगे। सर की क्लास शुरू करने से पहले मैं सर के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। सर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सर आप यूजीसी एमएमटीटीसी एंड जेएनयू यूनिवर्सिटी जोधपुर में राजस्थान में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। सर आप बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं एवं नेशनल रिसोर्स सेंटर बायोटेक्नोलॉजी में डायरेक्टर के पद पर कार्य किया है आपने। आप बायोटेक्नोलॉजी विभाग में हेड एंड कोर्स डायरेक्टर के पद पर रहे हैं। आपको अलग अलग पदों पर कार्य करने का अनुभव है, जिनमें प्रमुख है डायरेक्टर पद, विजिटिंग प्रोफेसर, एडवाइजर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चांसलर नॉमिनी आदि इनमें प्रमुख हैं। आपने नेट बेंगलुरु एवं एनईबी नई दिल्ली में मूल्यांकनकर्ता एवं एक्सपर्ट के रूप में कार्य किया है। आप राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य हैं। आपके नाम 10 पेटेंट हैं और हाल ही में आपको एक नवीन नैनो प्रौद्योगिकी पेटेंट प्रदान किया गया है। आपके मार्गदर्शन में 10 शोधार्थियों ने पीएचडी पूरी करी है। आपको मूक प्लेटफॉर्म स्वयं पर नवीन शिक्षण एवं अनुसंधान मॉड्यूल के विकास में महारत हासिल है। आपने 20 से अधिक प्रकृति आधारित आजीविका परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया है। 600 से अधिक गेस्ट लेक्चर दिए हैं। आपने 6255 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है। आपके नाम 120 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, 95 से अधिक राष्ट्रीय प्रकाशन, 35 पुस्तकें, 75 पुस्तक अध्याय और 50 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध संघ और पत्रिकाओं के आप सदस्य हैं। आपने 200 से अधिक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एफआईपी और 150 से ज्यादा वेबिनार का समन्वय किया है। आप बीएसएसपी और यूजीसी केयर जनरल सहित 20 से अधिक शोध पत्रिकाओं में एडिटर बोर्ड के सदस्य हैं। जी सर, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच इतने विद्वान सर मौजूद हैं और सर हमें आपको सुनने का अवसर मिलेगा। सर आपके व्याख्यान शुरू करने से पहले बस मैं 2 लाइनें और कहना चाहती हूँ। ज्ञान की ज्योति से जग आलोकित हो जाए, ज्ञान की ज्योति से जग आलोकित हो जाए, उच्च शिक्षा से जग प्रगतिशील हो जाए। आपके विचारों से मिलेगा हम सबको प्रेरणा का सार, आपके विचारों से मिलेगा हम सबको प्रेरणा का सार। हम सब करते हैं आपका स्वागत बारंबार बारंबार। धन्यवाद सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। Thank you, Dr. Sunita. We are really sorry to share that I received parallel links from this program. So thank you कि आपने हमें WhatsApp पे भी जो लेटेस्ट लिंक शेयर किया, that is working. सभी शिक्षकों का स्वागत है। हम भी आपका सब स्वागत करते हैं। और ये जो हमारे शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, वो जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बात करते हैं तो वास्तव में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो जाता है। हम जितने शिक्षक यहाँ हैं, हम लोग एक पुरानी शिक्षा नीति में पढ़ के आए हैं। वो शिक्षा नीति है 1986 की। और जब हम 1986 की पॉलिसी में पढ़ के यहाँ तक आए तो हम लोग कहते हैं कि वो भी बहुत अच्छी थी, वो नीति भी बहुत अच्छी थी। तो हम यहाँ तक पहुंच गए हैं और यहाँ शिक्षक बन गए हैं। लेकिन अब यहाँ से जो आगे आपका काम है वो बहुत चैलेंजिंग है। उसका मूल कारण ये है कि हम लोग जब 1986 में पढ़े तो हमारा सारी पढ़ाई एक डिसिप्लिन पे रही है। जैसे हम अगर पूछें डॉक्टर सुनीता जी, आपका क्या सब्जेक्ट है? सर मेरा सब्जेक्ट बीएड है, टीचर एजुकेशन में हूँ सर मैं। बहुत अच्छा। हमारे स्क्रीन पे आई कैन सी डॉक्टर एकता भाटिया। यस सर। एकता जी नमस्कार, आपका क्या विषय है?
एकता मैम शायद सर, एकता मैम का विषय भी बीएड है, टीचर एजुकेशन में सर, वो भी है। अच्छा, उनका बीएड। हाँ जी सर, नमस्ते। माइक ओपन कर लिया मैंने, पहले अलाउड नहीं थी। नमस्ते जी। सर, बीएड डिपार्टमेंट में ही है, सुनीति और मैं एक ही डिपार्टमेंट के हैं। अच्छा, दोनों लोग एक ही डिपार्टमेंट के हैं, बहुत अच्छा है, बहुत जी, अच्छा है। एक दो टीचर और दिख रहे हैं, बहुत पुष्करार हैं, डॉक्टर प्रवेश कुमार जी। जी सर, बीएड ही मौजूद है यहाँ तो। हाँ, सब डॉक्टर बीएड प्रवेश जी, नमस्कार नहीं सर, सर, नमस्कार सोशियोलॉजी में प्रवेश भी जी। है सर। हाँ हाँ, सर, सभी हैं। मैं सोशियोलॉजी मैं डिपार्टमेंट। मैं भी सर बीएड में ही हूँ, और वैसे मेरा एमएससी केमिस्ट्री है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बस जी सर। बहुत अच्छा। तो थैंक यू क्या सर। ये बीएड कॉलेज के टीचर्स ज्यादा है यहाँ पे, उन्हीं का प्रोग्राम है ये? नहीं नहीं सर, नहीं इसमें सर। सारे सारे सर, टीचर्स हैं सर। Sir, हाँ, I'm from management, sir. हाँ, Dr. Akshay Basai. अक्षत आदित्य राव जी फ्रॉम मैनेजमेंट। Yeah. बहुत बहुत Marketing. धन्यवाद आपको, थैंक यू। सो अक्षत इज फ्रॉम Sure, मैनेजमेंट एंड प्रवेश, एकता एंड सुनीता इज फ्रॉम बीएड, राइट? सर Yes, sir. डॉक्टर मुन्नी आल्सो बीएड डिपार्टमेंट सर। यस, रश्मि वर्मा जी, आप क्या करें? एज यूजुअल सर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीएड डिपार्टमेंट। वेरी गुड। तो बीएड डिपार्टमेंट है। अब बात केवल इतनी कहनी है कि जो हम कह रहे थे कि हम लोग 1986 की पॉलिसी में पढ़ के आए हैं, तो बीएड जिन लोगों ने किया है वही बीएड में पढ़ा रहे हैं। पहले उन्होंने बीएड किया, फिर एमएड किया होगा, पीएचडी भी किए होंगे या कर रहे होंगे, और ये सब करने के बाद वो बीएड डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे होंगे। ऐसे ही हमारे मैनेजमेंट के टीचर थे, कहाँ गए आप, दिख नहीं रहे अब? अक्षत सर जी, myself मीनाक्षी, सर, I'm अक्षत also from सर management wants to department, talk sir. with you. या अक्षत जी अपना वीडियो ऑन कर लिए, बीच में आप कर लेते हैं, जब नाम लेंगे तो ऑन कर मेरे लेते को streaming का issue आ रहा है. हैं। हाँ, that's why. ठीक है, थैंक यू अक्षत। सो अक्षत इज ए टीचर ऑफ मैनेजमेंट। सो अक्षत ने भी मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर उसी में पीएचडी किया है या कर रहे होंगे, और उसी डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं। इज ए टीचर इन द सेम डिपार्टमेंट, I completed my PhD, sir. कंप्लीटेड पीएचडी इन मैनेजमेंट, Working राइट? as associate professor of marketing. वेरी गुड। तो हमारे जितने शिक्षक और भी हैं, शिक्षक बहुत हैं, ऑनलाइन मोड में सबका नाम ले पाना संभव नहीं होता, बट ये सब के बैक ऑफ माइंड में है कि भाई जो उन्होंने पढ़ा था 1986 की पॉलिसी में, फिर उसी डिपार्टमेंट में उनका अपॉइंटमेंट हो गया, तो वही सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। दिस इज द पॉइंट। तो जैसा अभी हमारी सुनीता जी ने बताया कि आज का विषय है हायर एजुकेशन फॉर सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी ऐसी थी, हम टीचर की सोसाइटी तो पहले ऐसे थी कि एक फ्रेम होता था, उस फ्रेम के अंदर ही हमको सब्जेक्ट्स लेने होते थे। सुंदर जी, आई थिंक हिंदी में बात करना ठीक है? हाँ सर, बाइलिंगुअल भी। बाइलिंगुअल। जी जी सर, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। So all teachers and higher education society is well defined in a framework that whatever subject we studied, we completed research, now we are working in the same department, teaching almost same subjects. This is a frame of our society under NEP, that National Policy on Education 1986. So what we can say कि हम एक ही डिसिप्लिन में हैं। बीएड के टीचर्स 4 ने अपना बात किया, वो उनका डिसिप्लिन बीएड है, और बीएड ही उनका एजुकेशन का था, बीएड ही उनका टीचिंग का है। The same way Dr. Akshat completed PhD in management, is doing teaching in management. Whatever he studied, he is working for the same. निष्कर्ष क्या निकला अक्षत जी? The conclusion is we all are
from one discipline. So we can say all the teachers, almost all the teachers, जिनसे बात हुई 5 लोगों से, they are monodisciplinary teachers. एक सब्जेक्ट की टीचर है. और जो हमारी अभी की शिक्षा नीति आई है, what we call National Education Policy 2020, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है. भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्यों है कि अब हम इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम का अध्ययन करेंगे, उस पे हम शोध करेंगे. अब हमारे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसे अनेक विषयों को इंक्लूड किया गया है जो हमारे भारत के जो सनातन का धर्म था या जो वैदिक परंपराएं थी, वैदिक ज्ञान था, आज हमारे समाज में जो समाज के स्थानीय तकनीकें हैं, जो भारतीय ज्ञान परंपराएं हैं, जैसे गुरुकुल होते थे और गुरु शिष्य परंपराएं होती थी. अंकित अक्षत जी हमारे मैनेजमेंट के हैं. मैनेजमेंट के गुरु अलग होते हैं. क्या मैं अक्षत जी, वो गुरु इसलिए अलग होते हैं कि वो मैनेजमेंट बताते हैं लोगों को. वो मैनेजमेंट इकोनॉमिक लेड डेवलपमेंट का होता है. लेकिन जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा होती थी, वो हमें समग्र शिक्षा की बात बताते थे. ऐसे शिक्षा जो हम अपने जीवन में लें तो हमें क्या मिले सुनीता जी? सक्सेस एंड हैप्पीनेस. दोस्तों, शिक्षा का मूल उद्देश्य ही क्या है? हम शिक्षा लेते ही क्यों हैं और शिक्षा देते ही क्यों हैं? और आप लोग तो ये क्या कर रहे हैं? आई थिंक आप लोग बहुत ज्यादा लोग हैं. 69 नंबर तो स्क्रीन पे दिख रहा है. ये तो गूगल स्क्रीन है, यहाँ सब कुछ रिकॉर्डेड, काउंटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड है. तो प्लीज आप, आई वुड लाइक टू बी इंटरैक्टिव. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्प्ले एनी पीपीटी एंड ऑल दैट, राइट? वी विल टॉक एंड दिस प्रोग्राम इज फॉर योर इन सर्विस ट्रेनिंग. तो हम कोई आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाने नहीं जा रहे हैं. यू आर ऑलरेडी ए टीचर. तो इन सर्विस ट्रेनिंग में कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे और आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि आप इंटरैक्टिव रहें, सो दैट आप अपने सर्विस की जो भी जरूरतें साझा कर सकें, जो भी प्रश्न पूछ सकें, जो आपका सबमिशन होगा, दैट विल बी नाइस. सो लेकिन एक करेंगे थोड़ा, वी विल नॉट क्रिएट अ chaos, वी विल वेरी सिस्टमेटिक इन ऑनलाइन वर्चुअल क्लास. तो अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो अपना इसमें बना होगा, बटन होगा नीचे. देयर इज ए ऑन योर दिस डेस्कटॉप डैशबोर्ड पे एक बटन है. प्लीज प्रेस इट. सो Sunita can call the name, right? Sunita is the coordinator. So once Sunita calls name, then we can take the question and answer it, right? तो हम आपसे बात कर रहे थे कि we all are teacher from one discipline. And now we are supposed to go multidisciplinary. That is one. Second, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हमें लगता है जो वीडियो अपनी सुविधा के अनुसार ऑन कर लेते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार बंद कर लेते हैं. तो आप टीचर हैं, जैसे आप क्लासरूम में जाते हैं और वहां पे कोई स्टूडेंट होंगे तभी शिक्षा हो सकती है, टीचिंग हो सकती है. तो जो फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग का एक एथिक्स है, हमारे सभी शिक्षक बहुत एथिकल होते हैं, ऐसे ही ऑनलाइन प्रोग्राम का भी एक एथिक्स है, और ये है कि प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो.
सभी शिक्षकों से हमारा निवेदन है कि यू ऑल आर टीचर एंड यू आर गुड स्मार्ट टीचर्स, यू आर लर्निंग एनईपी 2020, तो कम से कम एनईपी में एथिकल रहना बहुत जरूरी है। सो प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोज एंड ज्वाइन इन वीडियो मोड। एक्चुअली इस तरह के प्लेटफॉर्म पे एवरीथिंग इज वेल रिकॉर्डेड, राइट? तो अगर कोई आपका वीडियो या आप किसी को देखना चाहेंगे तो तभी दिखेंगे जब आप वीडियो मोड में रहेंगे। या थैंक यू सो मच, कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया। हम आपसे एक बहुत बेसिक बात कह रहे हैं कि मोनोडिसिप्लिनरी एक पर्टिकुलर फ्रेम में पढ़ के आए लोग अब मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन फॉर सोसाइटी जैसे काम को करने जा रहे हैं। ये आपको समझना होगा कि वास्तव में हमारे टाइम की एजुकेशन, हालांकि इसमें बहुत लोग हमें यंग दिख रहे हैं, तो जब वो सुनते होंगे कि हमारे टाइम का एजुकेशन मीन्स बहुत पुराना एजुकेशन, हम तो लिए नहीं है, हम तो हाल में लिए हैं। लेकिन 5 साल इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू हुआ तो 5 साल में तो कोई टीचर बनेगा नहीं। 5 साल में इस एजुकेशन में पास करके तभी टीचर बने नहीं होंगे। तो 2020 एजुकेशन पॉलिसी के शिक्षकों का भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। अभी जितने टीचर हैं सब 1986 पॉलिसी के हैं। लेकिन यू ऑल आर टीचर ऑफ हायर एजुकेशन, you all are most experienced, highly qualified, and working on the top of the ecosystem of higher education of our country. मतलब आप लोगों से उच्च दर्जे पे कोई शिक्षक हमारे देश में नहीं है। आप उच्च शिक्षा के शिक्षक हैं, उसके ऊपर कोई दर्जा होता ही नहीं है। यूजी के ऊपर पीजी, बस पोस्ट ग्रेजुएशन इज द टॉप लेवल ऑफ आवर कंट्री। बाकी जो रिसर्च है, पीएचडी है या पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च है, वो एक कार्य है जो आप लोग करते हैं। You all are the teacher of higher education and nothing is higher than your level. पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये अपने मन में बैठा लीजिए कि आप हमारे देश के उच्चतम स्तर के शिक्षक हैं। फिर आप ये एथिक्स भी समझ लीजिए कि जब आप उच्चतम लेवल पे हैं तो आपको बहुत एथिकल, बहुत रैशनल, बहुत सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन रहना चाहिए। दैट इज वन। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है, लेकिन आपके नीचे कई लोग हैं। आपके बस सीधे नीचे हमारे यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन है, माध्यमिक शिक्षा, जहां पे सारे टीचर्स ट्रेंड होते हैं। वो टीजीटी होते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। हमारे कई टीचर्स बीएड के डिपार्टमेंट से यहाँ हैं, वो सब विधिवत जानते हैं कि नो अपॉइंटमेंट कैन बी डन इन एनी सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज, वट एवर यू से, विदाउट डूइंग ट्रेनिंग in TGT, what you call trained graduate teacher, or PGT, postgraduate trained teacher. No training, no job in secondary schools. In primary education, secondary के नीचे primary education है. No appointment in primary education without training. Right? So all primary school teachers are well trained. All secondary school teachers are well trained, but no higher education teachers are trained. No, none. You are PG plus NET or PhD, you can be a teacher in higher education. No training. But higher education teachers are supposed to be trained. You are supposed
to do research, and your research work, your innovations are well used in higher education as well as in secondary education. आपका जो शोध कार्य है वही नई किताबें बनाता है, उसी से नई थियरीज बनती हैं, उसी से नए चैप्टर्स बनते हैं। और कहाँ कहाँ बनते हैं? उच्च शिक्षा में बनते हैं आपके यहाँ, उसके नीचे माध्यमिक शिक्षा में आपका ही शोध नीचे जाता है। माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक कोई रिसर्च नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है रिसर्च करना उनको। हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो पुरानी वाली थी, जिसमें हम लोग पढ़ के आए हैं, राइट, और प्राइमरी एजुकेशन को तो रिसर्च का नाम सुनना ही नहीं चाहिए। वो तो अगर कोई पीएचडी करके गया है तो कहता है मैं कहाँ आ गया, हमारा तो रिसर्च हम कर ही नहीं सकते यहाँ। So dear friends, your job is 3 times more important because you are working for yourself, you are working for secondary education, initiatives, innovations, you are also working for primary school innovations. Your research contributes to all the ecosystem of education of India. And India is a huge country. बहुत बड़ा देश है, बड़ा विविधता वाला देश है। तो आप खुद समझ लीजिए कि आप जब उच्चतम लेवल पे शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, उसके शिक्षक हैं, और आपके नीचे कितने शिक्षक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी आपकी है। तो आप बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं। आपका नॉलेज हमारे देश का नॉलेज है। यू आर द नॉलेज क्रिएटर by doing your research. लेकिन हम अपने पुरानी शिक्षा नीति में, जिसको हम कहते हैं सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986, आप सबको जानकारी होगी, एजुकेशन के टीचर बहुत सारे हैं यहाँ, कि भारत देश में हम पहली शिक्षा नीति 1968 में आई, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे। दूसरी शिक्षा नीति जिसमें हम सब पढ़ के आए हैं वो 1986 में आई, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। और तीसरी अभी जो हाल में आई है वो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, 2020 में आई। जो 2020 में आई एजुकेशन पॉलिसी, उसी के बारे में ये प्रशिक्षण हो रहा है। लेकिन प्रशिक्षण का कार्य हमारे उच्च शिक्षा के शिक्षकों में बिल्कुल नहीं था, जीरो था। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले भी कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी टीचर्स की, हर टीचर अनट्रेन्ड था। और दूसरी शिक्षा नीति जब आई 1986 में, तब पहली बार भारत देश में शिक्षकों का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ। और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उन दिनों भी यूजीसी का डायरेक्टर था। तो उन दिनों सुनीता ट्रेनिंग, जिसे अभी शिक्षा नीति आई है, और ये एनईपी 2020 का ओरिएंटेशन सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हो रहा है, वर्चुअल मोड में हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। आप लोग इसके पहले ऑनलाइन प्रोग्राम, हमारे शिक्षक न तो कोविड के पहले कोई ऑनलाइन में टीचिंग करता था, न तो कोई रिसर्च होती थी हमारे देश में। और ऑनलाइन टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, ये तो कभी, जैसे आजकल पानी बोतल में डाल के बिकता है, 20 साल पहले, 25 साल पहले, जब आपके बचपन को याद करो, अगर उस समय कोई आपसे कहता कि आइए आपको एक नया बिजनेस सिखाते हैं, जो हमारे अक्षत जी मैनेजमेंट के हैं वो बताएंगे कि आइए आपको एक नया बिजनेस सिखाते हैं, हम पानी बेचेंगे, तो कोई विश्वास नहीं कर सकता था आपके बचपन के टाइम में 20 साल 25 साल पहले कि अरे पानी हिंदुस्तान में कैसे बिक सकता है, राइट। वैसे ही हमारे शिक्षकों को यह था कि ऑनलाइन प्रोग्राम कैसे हो सकता है ट्रेनिंग में।
ऑनलाइन टीचर कैसे हो सकती है? ये तो गुरु शिष्य परंपरा वाला देश है। यहाँ तो शिक्षक होगा, विद्यार्थी होंगे, वो क्लासरूम में बैठ जाएं, पेड़ के नीचे बैठ जाएं, लैब में बैठ जाएं, लाइब्रेरी में बैठ जाएं, हम आपको सिखाएंगे और हम आपके गुरु होंगे, आप हमारे शिक्षक होंगे। ये परंपरा वाला देश था। लेकिन पहली बार उच्च शिक्षा के शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 1986 की पॉलिसी में शुरू हुआ और उसका भी नाम था ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और उन दिनों हम लोगों का नाम होता था यूजीसी एएससी, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज। 1986 तो, लेकिन डॉक्टर सरिता रानी जी, वो प्रोग्राम सबसे बड़ा प्रोग्राम होता था यूजीसी का। वो पूरा 1 महीने का प्रोग्राम होता था, 28 डेज का, 4 वीक्स। और 4 वीक में 4 संडे, 4-5 छुट्टियां होती थी। 1 महीना 3 दिन, 1 महीना 4 दिन वो प्रोग्राम चलता था। और उन दिनों टीचर्स हमारे अपने डिपार्टमेंट से छुट्टी लेके, रिलीव होके हमारे इस सेंटर पे आते थे। तो सरिता, कोई आता ही नहीं था। क्यों नहीं आता था कि भाई इतने लंबे टाइम के लिए कौन आवेगा अपना घर छोड़ के? My mother attended one program, sir. Jodhpur. I think Jodhpur ही था. She is a professor. She is a retired professor of mathematics. तो वो 1 From महीने where? के लिए कहाँ से? चित्तौड़गढ़, राजस्थान. हाँ, चित्तौड़गढ़। She was- ओके, She was earlier associated with Sukharia University. Then she moved to college education. वेरी गुड अक्षर। सो स्वीट मेमोरी She यू हैव, was- थैंक यू सो मच। Yeah. She was small, and I recollect that those days that she was out for that training along with her. Yeah, everybody can recollect because you know this 1 month job. 1 महीना कोई घर के बाहर रहे तो भूलेगा ही नहीं। तो क्या होता था सरिता की, उन दिनों में सरिता कहानी सुना रहा था, सुन तो आप सब लोग रहे हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट आवर सोसाइटी, द सोसाइटी ऑफ टीचर्स फर्स्ट, देन वी विल गो टू कनेक्टिंग एजुकेशन विद सोसाइटी। तो पहले हम अपना समझ लें। यस प्रवीण जी बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे हैं। प्रवीण जी 1 महीने के लिए अपना टीचर घर छोड़ के आता था, रिलीव होके आता था। रिलीव होके आता था तो क्या था? देखिए, ये टीचर्स के इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो आपको थोड़ी अपनी ही कहानी सुनाएंगे, सो दैट यू कैन हैव सम गुड टेक अवे एंड यू कैन रियली अंडरस्टैंड कि हमारे समाज का इतिहास कहाँ है। अगर हम अपने समाज का किसी पत्ती को पहचानना है ना, कोई आपको फूल मिल जाए, कोई पत्ती मिल जाए, तो उस पत्ती को देख के आप उस पौधे का नाम बता सकें, यही है ज्ञान, यही है शिक्षा, यही हमारे शिक्षा का इतिहास। तो हम आपको जरा उसकी बात सुनाते हैं। चूंकि हम आपके साथ 2 सेशन हैं, राइट? पहले आपके डायरेक्टर साहिबा का फोन आया था, लेकिन कल मैं किसी नए की विजिट में बाहर जाऊंगा तो मैं शायद नहीं जुड़ पाऊंगा, इसलिए आई थॉट टू बी टुडे 2 सेशंस टू यू विथ यू। सो आज आपको बहुत आनंद आएगा। यू कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर रूट टू सूट टू लीफ एंड फ्लावर, एवरीथिंग। या सो 1 महीने के लिए लोग आते थे तो कोई नहीं आता था। अब देखो थोड़ा देर बीतता है, वंदना लोग मैम अपना वीडियो बंद करते हैं। म्यूट योर माइक। वंदना मैम प्लीज, वंदना मैम प्लीज म्यूट योर माइक। थोड़ा देर बीतता है सुनीता, तो आपके टीचर्स वीडियो बंद कर लेते हैं। सर मैं एक कुछ कहना चाहती हूँ सर, एक टेक्निकल बात है उसमें सर। दरअसल हमारे कॉलेज की शायद छुट्टी हो गई होगी, तो सब लोग रास्ते में होंगे, इसलिए सर बस घर पहुंचते ही सर सब लोग वीडियो ऑन कर लेंगे। सर एक ऐसी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें जी। प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, सब लोग ईयरफोन लगा के सभी लोग सुनते हैं सर, बस वो रास्ते में होंगे ना, इसलिए शायद वीडियो बंद कर रखा होगा सर। अच्छा, आपने ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि सर, लोग रास्ते में भी रहे, प्रोग्राम चलता रहे। मैं सर ये कहा थी तो सर यूजीसी का टाइम टेबल है, इसलिए आपको और अच्छा लगेगा जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। जी, प्रवीण सर। जी है, सरिता जी है, कई अक्षत जी है, कई टीचर्स हैं। हाँ, आई कैन सी सर।
Yes. सर हम हैं सर। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। प्रणाम साहब, प्रहलाद को सुनो। जी सर, कैसे हो भाई प्रहलाद जी? बस ठीक सर। बस सर Very सुनना good. बहुत अच्छा लग रहा है सर, और डेली सुनते हैं जो है, दिल्ली से हैं? और बड़े इंटरेस्ट से। ऐसा हाँ। नहीं है वीडियो ऑन नहीं किया हो तो सुन नहीं रहे हो हम। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके साथ ही हैं। धन्यवाद आपको। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं आपसे बता रहा था अपना इतिहास, अपने शिक्षकों के प्रशिक्षण का, हमारे समाज का, अपने समाज का इतिहास। आपको मैं अपनी बात सुना रहा हूँ, अपने समाज का इतिहास बता रहा हूँ। तो प्रवीण जी, उन दिनों कितने टीचर आते थे ट्रेनिंग में? एक या दो? एक आते थे, कभी कभी सर। दो आ जाते थे। कुछ ऑनलाइन नहीं था, एवरीथिंग वाज ऑफलाइन, फेस टू फेस। तो जब वो एक या दो आते थे तो न हमें पहचानने में दिक्कत होती थी, न ये कहना पड़ता था कि कहाँ हैं आप। ठीक है, वो कहाँ रहते थे? हम लोग जिस टेबल पे बैठते थे, चेयर पे, उसी के ठीक टेबल के सामने वो बैठ जाते थे। जैसे प्रवीण जी, आप किसी से मिलने जाएं, किसी डायरेक्टर से, किसी प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल टेबल के एक तरफ बैठे हैं और एक तरफ आप बैठ जाते हैं सामने। बस ऐसे ही होता था। और मैं तो रेगुलर डायरेक्टर यूजीसी का था, तो मैं तब से हूं। तो होता क्या था कि अगर हम उन दिनों मेरी एज भी 21 साल थी, 20 साल, 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। तो सामने टीचर बैठते थे और एक तरफ मैं बैठता था, और हम लोग उनसे, जैसे आपसे बात कर रहे हैं ना, ऐसे कुछ बातें करते थे। फिर प्रवीण जी, जैसे हमें जाना होता था कि वाइस चांसलर ने बुला लिया, या बीच में यूजीसी ने बुला लिया, या हमें कहीं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में कोई काम से, मीटिंग से, किसी एक, मान लो पीएचडी लेने, इंटरव्यू लेने जाना है, तो मैं अपने कार से जाता था, तो वो भी उसमें बैठ जाते थे जो ट्रेनिंग में आते थे। क्यों? क्योंकि वो एक लोग या मैक्सिमम दो होते थे। हम लोग कहते थे भाई आप यहाँ क्या करेंगे, चलो घूम आओ, देख आओ कैसे पीएचडी होता है। दिस वाज ओरिएंटेशन। फिर ऐसे चलता था। तो कभी कभी प्रवीण, होता यह था कि भाई ये हॉस्टल में रहेंगे या गेस्ट हाउस में रहेंगे, तो एक या दो होते। तो मैं उन दिनों, मैं भी अनमैरिड ही था, तो मैं कहता था ऐसा है मेरे साथ चलो घर ही चलते हैं। तो वो टीचर तो हमारे ऑफिस में रहते थे, लेकिन मैं कहता था शाम को, हम भी तो अकेले रहते हैं और आप यहाँ क्या करोगे, चलो मेरे साथ। तो मेल टीचर के साथ कोई दिक्कत नहीं थी, वो हमारे साथ आराम से ले जाते थे, मेरे घर पे हमारे साथ रहते थे, सुबह फिर आते थे। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड the bondage, belongingness and society of that training program. जितने शिक्षक उन दिनों आते थे, वो आज भी छोटे भाई, बड़े भाई की तरह बने हुए हैं, और एकदम फैमिलियर रिलेशंस है। उनको महसूस नहीं होता कि मैं दूसरी फैमिली का हूं। एक महीने साथ रहने में ऐसा हो जाता था। थोड़ा समय बदला प्रवीण, सरिता जी, थोड़ा समय बदला, तो हम लोग यूजीसी को रिपोर्ट भेजते थे कि एक आए साल भर में, दो आए, 3-4 प्रोग्राम हुए तो 4-5 लोगों की ट्रेनिंग हुई, 10 प्रोग्राम हुए 10 लोगों की ट्रेनिंग हुई। तो यूजीसी के लोग भड़क जाते थे कि क्या कर रहे हैं। कहते थे क्या हो रहा है, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं और कुछ काम नहीं हो रहा। हमने कहा पैसे तो कुछ नहीं खर्च हो रहे हैं, पैसे किसी को मिलता नहीं था, खाली ये लेटर जाता था रजिस्ट्रार को, प्रिंसिपल्स को, वाइस चांसलर्स को, कि यूजीसी इन आवर दिस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 they have introduced a new initiative to train the teachers, because all the teachers of higher education are untrained. Nobody is trained. Nobody is trained where?
Praveen, nobody is trained for classroom science, classroom arts, classroom technology, classroom behavior. स्टूडेंट्स आएंगे और हमारे यहाँ प्रवीण जानते हो टीचर और स्टूडेंट की उम्र लगभग बराबर होती है। हमारे उच्च शिक्षा में टीचर भी 25 साल के आसपास का, स्टूडेंट भी 25 साल के आसपास का। तो टीचर और स्टूडेंट में पता नहीं चलता है कि हु इज टीचर एंड हु इज स्टूडेंट। दिस इज सोसाइटी characteristics of our higher education that you must know everything very well. That's why I'm recalling. आप सब जानते हैं इनको, लेकिन अब आपके इन सर्विस ट्रेनिंग का पार्ट है, इसलिए हमको आई एम टॉकिंग ऑन रिकॉर्ड। देन व्हाट हैपेंस, फिर यूजीसी ने थोड़ा दिन बीता तो एक नया रूल आया कि अब जितने टीचर्स आएंगे सबको हम पैसे भी देंगे। तो पहले तो ट्रेनिंग देने की बात थी, तो कोई नहीं आते थे, कोई टीचर नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? एवरीबडी इज यंग, जैसा भी हमारे अक्षत ने कहा कि उनको रिमेम्बर है, ही मेमोराइज, उनको याद है। तो व्हेन यू आर यंग अक्षत, देन यू हैव अ यंग फैमिली और ओल्ड पेरेंट्स, you cannot leave anybody. Although everybody is untrained, still you have a family where young kids are there, or old parents are there, and you have to take care of everybody. तो आते नहीं थे। जब सरिता जी, जब ये हो गया कि हम पैसे भी देंगे, यूजीसी ट्रेनिंग के पैसे देंगे, ट्रेनिंग लेने के पैसे देंगे, तो कुछ टीचर्स आने लगे। उनके मार्ग व्यय देते थे प्रबल, उनका डीए देते थे, डीएनएस अलाउंसेस डेली का। और 1986 से 2014 तक ये एकेडमिक स्टाफ कॉलेज रहा। 2014 में जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वैसे ही इसका नाम बदल के, अपने इस केंद्र का नाम बदल के यूजीसी HRDC हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर। तो जब यूजीसी HRDC 2014 में हो गया, तब हम लोग हर टीचर को पर डे 500 रुपीज देते थे। और हमारे यहाँ जिसे बताया हमारी उन्होंने, सरिता ने, कि हम जोधपुर में हैं, तो केरल से कोई जोधपुर आते थे, कोई लद्दाख से आते थे, कोई नागालैंड, आसाम, यहाँ से आते थे। तो हम लोग उनसे पूछते थे कितना दूर से क्यों आए, सेंटर तो उधर भी है। तो कहते सर मैं इसलिए आया कि हमको जो अभी प्रवीण ने लिखा मैसेज में डीए मिलता है, तो हम सोचे कि थोड़ा दूर चलते हैं, देख आते हैं कैसा है। हम टीचर हैं, हम ऐसे तो अपने खर्चे पे इतना दूर नहीं जा सकते, क्योंकि शुरू में तो सैलरी बहुत कम होती थी। तो वास्तव में इतना दूर, कुलदीप, इतना दूर कैसे कोई अपने खर्चे पे जाएगा, तो कम दूर जाते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट हमारा यूजीसी उनको डीए देती थी, तो बहुत दूर से आते थे। तो आई टेल यू द सीक्रेट ऑफ दैट थिंग इज दैट participants at UGC ASC earlier and then UGC HRDC later on till 2014, that was a nice platform of teachers training. You get friends from so many part of the country. 50 टीचर आते थे, तो 50 जो है ना वो 25 प्रदेशों से होते थे और एक महीने साथ रहते थे। तो आप सोच लो कि कितनी नई दोस्ती हो जाती थी। आप को इतने दोस्त साल भर में मिल जाते थे, अगर आपने 2, 3, 4 प्रोग्राम में आ गए, कि आप हिंदुस्तान में कहीं जाओ, एवरीवेयर यू फील कि यस हमारे जानने वाले वहां हैं, हमारे टीचर हैं। और फोन करके जाते थे तो उनको रिसीव करने आते थे, उनको पढ़ाने अपने घर पे रख लेते थे। कोई कहाँ घूमने जाना है, सामान अच्छा कहाँ मिलेगा, क्या सामान खरीदना है, क्या मुरादाबाद ले जाना है, कुछ भी they tell everything. This was our society, and this was very good part of society.
You feel belongingness. You develop your friends. You develop your good connect academically as well as socially. You become a larger part of society. You become a larger part of society at the length and width of the country. एक कोने से दूसरे कोने तक आपको जानने वाले मिल जाते थे। फिर मैं क्या करता था सरिता, मैं ये करता था कि जो अच्छे टीचर होते थे, अच्छे टीचर में जिनसे अच्छा रिलेशन बन जाए, उनको मैं बुलाता था कि आप लेक्चर देने भी आ जाना। तो वो बहुत प्राउड फील करते थे। तो लेक्चर क्या होता था अक्षत, मैं कहता था कि बिकॉज ऑलरेडी यू हैव टेकन सक्सेसफुली द ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो प्लीज कम एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस। आप अपना केवल अनुभव बताना कि आपको कैसा लगा और कैसा शुरू हुआ। तो सब शुरू में कहते थे कि यस, हम तो यहाँ आए थे सर्टिफिकेट के चक्कर में, ट्रेनिंग करेंगे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्योंकि जय भगवान जी उन दिनों प्रिंसिपल जो है ना वो सैलरी नहीं बढ़ाते थे टीचर्स की, वो कहते थे पहले सर्टिफिकेट ले आओ। क्यों? आप तो गवर्नमेंट के टीचर हो, आपका हम इंक्रीमेंट रश्मि, आपका रश्मि का इंक्रीमेंट तब लगेगा जब सर्टिफिकेट आ जाएगा। सर ये तो कंडीशन आज भी है। हाँ, तभी तो आप आए हो। तभी तो आप आए हो, तभी तो आप आए हो। तो डे 1 को रश्मि, जब वो डायरेक्टर्स मीट होती थी इनके टीचर्स के साथ, तो मैं पहला प्रश्न पूछता था कि कितने लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सर्टिफिकेट के लिए आए हैं। तो सब अपना हाथ उठा देते थे। जो आप कह रहे हैं ना, यही पहला प्रश्न होता था। देखो, हमने आपको शुरू में बताया कि दिस इज इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ टीचर्स। तो आई विल शेयर यू सम गुड एक्सपीरियंसेस, राइट, एंड यू आल्सो प्लीज। नो नथिंग टू वरी। कोई टेस्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई हम अपना रिसर्च पेपर और पेटेंट नहीं शेयर करने जा रहे हैं। सुनीता जी ने आपको डरा दिया कि हमारे बहुत सारे पेटेंट हैं, बहुत सारा रिसर्च है, तो वो सब हम कुछ नहीं आपको दिखाएंगे। आप बिल्कुल चिंता न करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वी विल बी फोकस ऑन सेंसिटाइजेशन एंड ओरिएंटेशन, बिकॉज दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ सेंसिटाइजेशन और ओरिएंटेशन। बाकी बातें अगली बार मिलेंगे तब, राइट? लर्निंग, स्किलिंग, अप स्किलिंग, इनोवेशन, स्टार्टअप, सो अगली बार जब आप हमारे अगले प्रोग्राम में, फुल प्रोग्राम में आएंगे तब। तो क्या होता था, पहला पूछते थे भाई कितने टीचर्स आए हैं सर्टिफिकेट के लिए, तो सब हाथ उठा देते थे। लेकिन रश्मि इसका ठीक उल्टा 1 महीने बाद होता था, जब वो जाने का दिन होता था, अंतिम समय वो आता था, 28th डे ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उसमें सेशंस के बाद वैलिडिक्टरी फंक्शन होता था। उसमें हम शिक्षकों का फीडबैक लेते थे कि आपका क्या विचार था और कैसा लगा प्रोग्राम। आप अपना कुछ हमको फीडबैक देंगे तो हम अगला प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो जय भगवान सिंह, उसमें आपको हम अगर सही बताएं तो कई टीचर, अगर हम कहते थे कि चलो 10 लोगों का फीडबैक होगा, तो कम से कम 5 लोग उसमें इतने भावुक, इतने संवेदनशील ऐसे हो जाते थे कि कई तो रोने भी लगते थे और कहते थे सर ये तो आया तो था मैं सर्टिफिकेट के लिए वास्तव में, लेकिन इतना हमें अनुभव, इतना इन सर्विस की बारीक बातें हमको मालूम हो जाएंगी, इतने अच्छे लोग आएंगे, सीनियर प्रोफेसर्स आएंगे, हमने तो कभी ऐसा अपने जीवन में कहीं सीखा ही नहीं था। So they always carry very sweet memory with them, with the note that I will come again and again. That was the connect. That was our society, Jai Bhagwan Singh. I told you, right? Yes. From there, 2014 to 2023, 5 सितंबर 2023 तक उसका नाम रहा UGC HRDC। 5 सितंबर
नेटवर्क इशू होता है सर के साथ। मेरी को हाँ सर के साथ तो नेटवर्क इशू हुआ सर। नहीं, सर के सिग्नल चलेगा क्या? सर के लैपटॉप के हैं? सर के लैपटॉप के सिग्नल चलेगा, सर के तो है। हाँ हाँ। आज ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर की पूरी कहानी रहेगी, बट एक बात है, उस समय जब फिजिकल रूप में ऑफलाइन की सिस्टम में चलता था तो उस समय कल्चर, से बात हो गई, पूरे शायद देश का सर कुछ कल्चर, नेटवर्क इशू है, सर अभी जुड़ रहे हैं 1 मिनट में। पूरे देश का कल्चर समझ में आता था, एक दूसरे से मित्रता होती थी और मित्रता इतनी गहरी भी हो जाती थी कि आज तक जिंदा है, जिसे कहते हैं आज तक कम्युनिकेशन है। कोई जाए घूमने के लिए तो वहां इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, चलो भैया आज आप यहाँ रहेंगे। बिल्कुल सर मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी जो मैंने महसूस किया है। जब तक ऑनलाइन नहीं आए थे लोग, ज्यादा डिजिटल फॉर्म नहीं था, तब तक इमोशनल फीलिंग्स की बहुत वैल्यू थी। लेकिन मैं अब जो महसूस कर रही हूँ वो अब खत्म होती जा रही है। डेफिनेटली, लेकिन उसको उसको ना अब उसको हम यूज भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारी चीज से बिल्कुल दूर होता चला जा रहा है। अगर हम और निकालना भी चाहें समय, तो निकलना मुश्किल हो पा रहा है। मतलब कि लेकिन घर में भी एक सिनेरियो बना हुआ है कि घर में 4 मेंबर है, 4 के पास मोबाइल है और चारों के अलग अलग ग्रुप से अलग अलग, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से इमोशनली नहीं जुड़ रहे, फीलिंग्स के साथ नहीं जुड़ रहे। बच्चे मदर से आज की उतना अच्छा नहीं कर रहे, पहले बहुत आज की रश्मि मैम, आज की स्थिति ये है कि अगर बीएड का बच्चा एडमिशन लेने के लिए आएगा तो सबसे पहले ये कहेगा कि सर क्या रोज आना पड़ेगा? यस सर, यस सर, यस सर सर, आई मेरे डू साथ, एग्री, आई डू एग्री। सर मेरे सर साथ ये प्रॉब्लम है, मैं घर में बहुत अकेला हूँ, विकलांगता बहुत हो गई है। मेरे माता पिता जो है वो मेरे ऊपर निर्भर हैं। ऊपर से कहते हैं कि मैं जो है ना, मैं एक जीवन मैं अपने माता पिता का, मैं अकेला हूँ, उनके जीवन यापन मैं ही कर रहा हूँ। मतलब एक ने 1000 प्रॉब्लम उनकी होती है, हमारी तो बाद की बात है। बहुत। तो ऐसे में आप बताइए कि ये एजुकेशन का स्तर जाएगा कहाँ? सर इस सर मुझे तो लग रहा है कि आई डू आने वाले एग्री फ्यूचर सर। तक टीचर ही नहीं होंगे, बस सिर्फ वो चलेगा, एआई एप्स चलेंगे जो एक दिन सर बता रहे थे। मुझे लगता है उस पर डिपेंड कुछ चीज है ये सर इनोवेटिव। बहुत विकलांगता हम के मान पढ़ रहे रहे हैं हम हैं, बहुत। फिलहाल बोल रहे हैं क्या? जी कुछ कह सर, रहे जी हैं? सर, जी बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ बौद्धिक विकलांगता की ओर बहुत पढ़ रहे हैं इन बातों से। बौद्धिक विकलांगता, बिल्कुल राइट सही बात राइट, है सर। आप सही कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बौद्धिक विकलांगता की ओर पढ़ रहे हैं हम जो है। जी नहीं, सर। कि मेरा ऐसा हो मानना रहा है ये कोई है, इंसिडेंट घट रहा है तो पहले मेरा हेल्प मानना तो करते ये थे है लोग, कि नई लेकिन टेक्नोलॉजीज आजकल तो यूज वीडियोस करनी ही बनाते हैं। पड़ेंगी। नहीं, मेरा मानना तो ये है कि नई टेक्नोलॉजीज तो हमें यूज करनी पड़ेंगी अगर हमें ग्लोबली सबके साथ सेट होना है। उसके बिना काम एग्जैक्टली। नहीं चलेगा। लेकिन ये है कि उसके लिए भी हम लोगों को कुछ बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी, उसका प्रॉज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे और उन सब साथ में टेक्नोलॉजीज को इस तरह यूज करना। साथ जैसे में अभी सर बोल रहे थे, सरिता मैम, अगर सर हमारे टीचर। बीच में जुड़ चुके हैं मैम। ओके ओके Yeah, Sunita, ओके ओके। am I यस सर, audible? जी सर, यस सर, यस सर। Yeah, thank you. यस सर। एक्चुअली जहां हम बैठे हैं ना, यहाँ बहुत ज्यादा क्लाउड है, बहुत रेन है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। सो मे बी ड्यू टू क्लाउड ये कनेक्टिविटी कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऑल्दो आई एम सिटिंग विद ब्रॉडबैंड कनेक्शन, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। एनीवे, सो आई वाज टॉकिंग आवर ओन सोसाइटी फ्रॉम बिगिनिंग टू 2023 5 सितंबर से 2023 से हम लोग यूजीसी मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर यूजीसी MMTTC हो गए। और जब यूजीसी MMTTC हो गए तो ये प्रोग्राम जो आप जिसमें जुड़े हैं, ये हमारे यूजीसी का सबसे नया प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम शुरू हुआ NEP 2020 ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। This is a part-time
3 hours per day। ये हुआ कि जो आपका एकेडमिक लोड है, जब आप टीचिंग करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं या अपने ऑफिस के काम देखते हैं, उसके बाद इन इवनिंग वी कैन डू ऑनलाइन। तो दिस प्रोग्राम जय भगवान सिंह इज 100% ऑनलाइन प्रोग्राम। इसमें कोई भी ऑफलाइन की गुंजाइश नहीं है। बाकी आज भी जो शुरू में ओरिएंटेशन प्रोग्राम 1 महीने का होता था, उसका नाम अब हो गया फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, FIP कहते हैं। पहले वो 4 हफ्ते का होता था, अब वो 3 हफ्ते का हो गया। फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम सभी टीचर्स के लिए मैंडेटरी है। ये हमारी सोसाइटी की बात कर रहे हैं आपसे। पहले हमने कहा कि हम अपने टीचर्स की सोसाइटी की बात कर लें। और FIP प्रोग्राम दोनों मोड में होता है। आप फिजिकली आ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं 3 हफ्ते और ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब जो पहले 500 रुपया होता था पर डे का प्रवीण, अब वो 1000 हो गया। नाउ वी पे 1000 पर डे। सो इफ यू आर कमिंग फॉर 21 days 3 weeks इट बिकम 21,000। और वो ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है। उसके अलावा रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, दैट इज आवर सेकेंड स्टेप प्रोग्राम। रिफ्रेशर कोर्स में केवल उस डिसिप्लिन के ही लोग आएंगे जिसका वो रिफ्रेशर कोर्स होगा। अब हम लोग कुछ मल्टी डिसिप्लिन रिफ्रेशर कोर्स, क्लाइमेट चेंज, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ऐसे विषय पे होने लगे हैं, तो उसमें हमारे सभी सब्जेक्ट के टीचर्स आ सकते हैं। एंड तीसरा प्रोग्राम होता है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, FDPs। सो FDPs को भी हम कहते हैं सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ESTP। वो 1 सप्ताह के होते हैं, लेकिन आपका ये प्रोग्राम 8 डेज का प्रोग्राम होता है, 8 दिनों का प्रोग्राम होता है। So this is our societal, our basics, our historical thing। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारी उच्च शिक्षा का सोसाइटल कनेक्ट क्या है, हम समाज के लिए कैसे उच्च शिक्षा को जोड़ेंगे, जो आज का टॉपिक है। और ये हमारे NEP का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। आपको बताया होगा शुरू में ही कि ये जो आपके 8 दिन का प्रोग्राम है, इसके 8 टॉपिक हैं और एक टॉपिक पे 1 दिन बात की जाएगी। 2 सेशंस होंगे, 3 घंटे का होगा, और हम 8 टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो हायर एजुकेशन फॉर सोसाइटी, कैसे हम शिक्षक क्या करें। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम रखा गया है कि हम अपने कैंपस के अंदर शिक्षक होते हैं, अपने क्लास के अंदर शिक्षक होते हैं, अपनी प्रयोगशाला लैब के अंदर शिक्षक होते हैं, अपनी लाइब्रेरी में शिक्षक होते हैं। लेकिन क्या हम अपने कॉलेज के बाहर भी कुछ करते हैं? तो अभी तक 2-3 माध्यम थे। एक होता था NSS 1968 में ही शुरू हुआ, जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। इसमें हमारे कुछ शिक्षक विद्यार्थियों को लेके किसी तकनीक का, किसी गुण का, किसी धर्म का, किसी शिक्षा का प्रसार करने के लिए कोई गांव चुन लेते हैं, कहीं जाते हैं, कैंप लगाते हैं, काम करते हैं और NSS के काम को करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सोसाइटी को उच्च शिक्षा से कैसे कनेक्ट करें, क्या क्या करें, इसका बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख है। और अब सभी शिक्षकों को उस कार्य में भाग लेने के लिए आवश्यक है। Yes, somebody have raised the hand. सर इसके साथ स्काउट गाइडिंग भी तो था, जो इस फेज में वो भी बहुत काम करता है सर। क्या स्काउट गाइड जिसको हम बोल देते हैं सर।
हाँ हाँ बिल्कुल, इसका और एनसीसी भी also doing the work, Yeah. play a great role. जी, यस, वेरी राइट, यस, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, कहीं कहीं और भी 3-4 अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रकार के इस तरह की चीजें बनाए हैं जो कॉलेजेस के लोग सोसाइटी में जाके करते हैं। ठीक है, यस, थैंक यू। जी सर। तो अब हम आपसे बात कर रहे थे कि अब हमारे शिक्षा नीति में हायर एजुकेशन एंड सोसाइटी नाम से एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें 3 सब थीम है, जिसमें पहला है कि हायर एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स रोल इन 21st सेंचुरी। हम 21वीं शताब्दी में उच्च शिक्षा का क्या भूमिका हो सकती है समाज के निर्माण में। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं कि हमारे क्या मिशन एंड क्या चैलेंजेस हैं उच्च शिक्षा का जो हम अपने समाज के लिए बतावें। उसमें मूल रूप से टीचिंग, रीथिंकिंग ऑफ टीचिंग, जो आजकल हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, पहले ऑनलाइन नहीं होता था। अब ऑनलाइन के अलावा क्या हो सकता है, तो आप सबको ध्यान होगा कि 1986 पॉलिसी में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी खुली तो वहां पे दूरस्थ शिक्षा शुरू हो गई। तो डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशन एंड ऑनलाइन एजुकेशन, ये 3 मोड हो गए जिससे आप अपने कॉलेज में बैठे बैठे पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी प्रदेश में अपना शिक्षा का कार्य कर सकते हैं और कई यूनिवर्सिटीज कर रही हैं। आपका केंद्रीय उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी पुरुषोत्तम राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, जहां पे ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से डिस्टेंस मोड में काम हो सकता है, हो रहा है। बहुत सारे कॉलेज मुरादाबाद के, अलीगढ़ के, बरेली के कॉलेजेस में भी इन इग्नू का या आपके यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी, उनके सेंटर्स बने होते हैं, तो वहां से आप आपके काम कर सकते हैं। फिर इसमें जिन चीजों की और चर्चा होती है उसमें कैसे क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउ टू मेक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, how to do some faculty teaching as human capital investment and product of higher education institutions, how you develop and design curriculum, how you go for outcome based curriculum, जिसको हम कहते हैं OBE, outcome based education. What are the research areas? What are the thrust areas of research? How to do alignment of education with national priorities? How to link research with teaching, जो हम आपसे कह रहे थे कि आप उच्च शिक्षा के शिक्षक हैं और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे आप हमारे उच्च शिक्षा के लिए भी, माध्यमिक शिक्षा के लिए भी और प्राथमिक शिक्षा के लिए भी शोध कार्य करें। आप शोध करते हैं, बहुत लोग किए हैं, अक्षत जी ने बताया उनका पूरा हो चुका है मैनेजमेंट में। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही हुआ है अभी बस, रश्मि जी का भी स्टार्ट ही हुआ है। जी सर। तो रश्मि आपके लिए ये सत्र बहुत उपयोगी रहेगा। जी सर। तो जब हम रिसर्च करते हैं प्रवीण, तो हमारा फोकस कहाँ होता था, खास करके जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया था प्रवीण, JNU से आजकल कहते हैं। तो क्या होता था भाई, किसी तरह से PhD पूरी करो। एग्जाम कब है? यस सर। सरिता जी, किसी तरह से PhD पूरी हो जाए, सबमिट कर दो, अपने को डिग्री चाहिए और PhD सबमिट हुई, डिग्री मिल गई तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरना है। यस सर। अपने लोगों के टाइम में PhD का यही मतलब होता था। बहुत कम लोग होते थे जो सोचते थे कि मैं ऐसी PhD करूंगा कि हमें कोई पुरस्कार मिल जाएगा, ऐसी PhD करूंगा कि हमारी PhD से सोसाइटी में कोई नई वैरायटी का गेहूं बन जाएगा, नया वैरायटी का मैंगो बन जाएगा, कोई नए फ्रूट्स बन जाएंगे।
या ऐसा कुछ टेक अवे हो जाएगा कि आई विल बी वेल रिकॉग्नाइज्ड रिसर्चर? ऐसे बहुत कम लोग होते थे। अब लगता हमारे है यू- सर करने के बाद लगता है कि ऐसी होती। अब क्या होता है सरिता, जरा बताओ आप। सर जब पीएचडी कर रहे थे जब तो पता ही नहीं चला कि कैसे हुई, क्या हुआ, सब हो गया। और अब लगता है कि काश कुछ ऐसा रिसर्च किया होता कि जो सोसाइटी के काम आता। क्या बात है। लेकिन ये सर आज ये ऐसा होता है कि कहीं से छपी हुई मिल जाए, आज ऐसा होता है। पर ये सर देखिए, एआई आ गया है, अब कुछ नहीं होगा। सब कुछ कैप्चर होता है, अब एक एक लाइन एक एक पॉइंट कैप्चर होता है, आउट हो जाती है उसमें। सुन लो भाई पेपर प्रवीण, कहीं सेंड किया था पब्लिश होने के लिए, उसमें इतना सारा आ गया प्लेग कि मुझे वो दोबारा खुद से लिखा हुआ खुद से दोबारा मेंटेन करना पड़ा। तो मेरे को लगा कि अब बहुत फास्ट ट्रैक जा रहा है। रश्मि आपका क्या विषय है? सर मैं एजुकेशन में कर रही हूँ सर पीएचडी, और हैप्पीनेस स्केल के ऊपर मैंने काम शुरू किया है सर। मैं हैप्पीनेस स्केल पे ही काम मतलब खुद का टूल में स्टार्ट किया बनाने सर। और सरिता जी आपका क्या सब्जेक्ट है? सर मैं भी बीएड डिपार्टमेंट में हूँ, मेरा भी एजुकेशन ही रहा है। बहुत बढ़िया। तो अगली बात आपसे ये कहना है, जो आपने फीडबैक दिया कि आप हैं शिक्षक, और हमने ओपनिंग सेंटेंस में बता दिया कि आपसे उच्च दर्जे का कोई भी शिक्षक हमारे देश में नहीं है। दूसरी बात प्रवीण जी ध्यान से सुनिए कि शिक्षक जो है उसके पास जो ज्ञान है वो आर्टिफिशियल नहीं है। रश्मि जी आप भी पीएचडी कर रहे हो, बाकी काफी लोग कर चुके हैं। शिक्षक का जो नॉलेज है, शिक्षक का जो इंटेलिजेंस है, वो है नेचुरल, नो आर्टिफिशियल। तो शिक्षक इज एम्बेडेड विथ NI, not AI. And what is NI? Natural intelligence. Natural intelligence is always superior, bigger, better than AI. हर नेचुरल चीज आर्टिफिशियल से अच्छी होती है ना? तो वैसा ही इंटेलिजेंस भी है। Natural intelligence is always superior to artificial intelligence. That is one in our society. And nobody, that may be Google Guru, that may be AI, artificial intelligence, that may be AGI, जो भी कहा जा रहा है कि 6-8 महीना या 1 साल बाद AI रहेगा ही नहीं, AGI रहेगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस रहेगा। और ये कहा जा रहा है कि 5 साल या 7 साल बाद AGI भी नहीं रहेगा, ASI रहेगा, आर्टिफिशियल स्पेशल इंटेलिजेंस, ASI। क्या अर्थ निकला? इसका तात्पर्य यह है सीधा कि नो टेक्नोलॉजी, नो टेक्निक, no tool can replace the teacher. Teacher is a teacher. ऐसे गूगल गुरु आए और चले जाएंगे, उनका नया वर्जन आ जाएगा। AI आएगा तो थोड़े दिन बाद वो चला जाएगा, AGI आएगा। अब AI और AGI में क्या फर्क है, जरा इसको समझ ले। यस प्रवीण, प्रवीण आप कहाँ के हो? सर मैं प्रवेश हूँ, प्रवीण नहीं हूँ सर। आप प्रवीण नहीं है, प्रवेश है सर। हाँ, आपका नाम प्रवेश ही लिखा है। हाँ आपका डेस्कटॉप पे नाम प्रवेश ही आ रहा है सर। थोड़ा उसमें फर्क था कलर में, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो सर नहीं दरअसल
मेरे बराबर में प्रवीण भी हैं। प्रवीण मैम सर, जी सर। सर एनीवे मैं इस समय मैं हरदोई महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय हरदोई में हूँ। वैसे मैं रहने वाला मुरादाबाद का हूँ सर। आप हरदोई में हैं तो फिर हरि का उदाहरण लेते हैं। डेफिनेटली सर। तो हरि का उदाहरण ये है कि हम लोग अपने घरों में जब कोई अच्छा मुहूर्त आता है तो रामायण करते हैं, है ना। और रामायण कई दिन का होता है? कम से कम 2 दिन, रात भर चलता है। तो इतना लंबा रामायण का पाठ होता है, रामायण कहा जाता है। और ये हम क्यों करते हैं? ये हम तुलसीदास वाला रामायण करते हैं, और ये है नेचुरल इंटेलिजेंस। वही तुलसीदास ने जो लिखा उसको हम कहते हैं, और बहुत अच्छे समय पे कहते हैं। घर में काफी मान्यता के बाद ये काम होता है। लेकिन 2 दिन के बाद अगर किसी से पूछिए जो रामायण कह रहे थे और जो सुन रहे थे कि भाई शत्रुघ्न का पूरे रामायण में, शत्रुघ्न जी जो राम के भाई थे, उनका क्या काम था, उसको हमें 10 लाइन में बताओ। तो प्रवेश जी अब बताओ, होता था, हो सकता था ये काम? नहीं हो सकता था सर। शत्रुघ्न का तो नाम ही नहीं आता था वहां। तो राम लक्ष्मण नाम नहीं आता था। लेकिन जब आप गूगल में टाइप करेंगे तो वो थोड़ा बहुत कुछ कह देगा, लेकिन पूरी बात नहीं बताएगा। रामायण बता देगा, तुलसीदास बता देगा। जब आप एआई से कहेंगे रश्मि कि भाई रामायण में शत्रुघ्न का काम 5 लाइन में बताया जाए, जी सर। तो वो एआई जो है वो शत्रुघ्न जी का कुछ उनके बारे में 5 लाइन में आपको 4-5 सेकंड में बता देगा। जी सर, जी सर। चैट जीपीटी, ग्रॉक, लैंग्वेज पे कुछ ना कुछ आ जाता है। उसको आप तो टूल्स का नाम ले रहे हो। तो टूल्स बहुत सारे हैं। टूल्स का नाम मत लो। टूल्स तो इतने हैं कि आप उसका नाम कह नहीं सकते। जी सर। लेकिन जब एजीआई आ जाएगा, जी सर, तो उससे आप पूछेंगे कि ये रामायण क्या होता है, तो फिर वो पूरा तुलसीदास वाला रामायण से मोटा बना के आपको दे देगा। और आप उसमें कुछ भी पूछ लीजिए कि शत्रुघ्न के बारे में बताओ, राम के भूमिका बताओ, सीता जी ने क्या अच्छा काम किया, तो सब वो बता देगा आपको। जैसे आपकी पूरी किताब होती है ना, ऐसे बन के आ जाएगी। जी सर। लेकिन जो भी गूगल बन रहा है, जो एआई बन रहा है, जो आपने टूल्स के नाम लिए, टूल बहुत सारे हैं, बहुत सारे टूल्स बन रहे हैं, राइट। जी सर। फिर एजीआई के बहुत सारे टूल्स बन रहे हैं। अब तो रश्मि टूल्स ऐसे आ गए हैं कि अगर आपको अपनी थीसिस लिखनी है तो टाइटल बनाने के अलग टूल्स हैं, अब्स्ट्रैक्ट बनाने का अलग टूल है, इंट्रोडक्शन लिखने के अलग टूल्स हैं, लिटरेचर रिव्यू करना है तो अलग टूल है, रिसर्च मेथोडोलॉजी बनानी है तो अलग टूल है, कंक्लूजन लिखना है तो अलग टूल है, डिस्कशन करना है तो अलग टूल है। और उस रिसर्च का एडवांस रिसर्च, अगर आप कहीं पीडीएफ करना चाहें, पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च में जाना चाहें, तो उसके अलग टूल्स हैं। तो टूल्स तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं और उसका नवीनीकरण भी कर रहे हैं। और ये इंडस्ट्री इतनी प्रॉफिट ड्रिवन है, जो हमारे टीचर ने बताया कि कट एंड पेस्ट। जब आप लोग पढ़ते थे तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई 10 पेज की मैन्युस्क्रिप्ट बना ले आइए, तो 10 पेज लिखने में 1 हफ्ते तो लगता ही था, 10 दिन लग जाता था, कभी कोई 25 दिन लग जाता था। उसको लिखना, फिर उसको पढ़ना, फिर उसको करेक्ट करना, फिर उसको संवारना, संभालना, फाइनल करके अपने शिक्षक को देना। और अब कितना लगता है? Within few minutes. यस प्रवेश, कितना लगता है? सर अब तो टाइम का ड्यूरेशन कुछ है ही नहीं। अब तो गूगल से सर्च करके तुरंत प्रिंट मार देते हैं सर, और तुरंत ला के रख देंगे। उस समय तो सर ये होता था, जब हम पीएचडी कर रहे थे तो सर
4-6 पेज लिख के जाते थे और गुरुजी के पास जाते थे, उसमें से काट फीट करके पहले तो 2-3 दिन तो काट ही जाओ, दोबारा लिख के लाना। हाँ। अगले दिन को फिर लेके जाते थे, फिर काट देते थे। मैं कहा सर इतना क्यों काट रहे हो, बता तो दो कुछ कमी, इसमें कुछ ना कुछ बात 2-4 लाइनें तो सही होगी ना, कल को आना फिर से, फिर काट के लेके तब वो सर वो देखते थे कि इनमें स्टेमिना कितना है और ये अभ्यास कितना कर सकते हैं, क्या इसके आगे फर्दर जो है अपने स्टेमिना को तैयार कर सकते हैं। तो ये सर बहुत जरूरी चीजें थी, ये अनुभव की चीजें भी थी और अभ्यास की भी चीजें थी। आज तो सर स्टूडेंट को अगर ये कह दो ना तो ऊपर से कहेगा कहाँ से आ गया सर, गलत बातें करने की बात तैयार, ऊपर से मारने के लिए और तैयार हो जाएगा, कह रहा मैं पीएचडी तुम्हारे अंदर इनके अंडर में नहीं करूंगा सर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सीधे इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो जहाँ रिसर्च की बात है और जहाँ ये एजुकेशन की बात है तो सर बहुत विभिन्नताएं आ गई हैं सर चीजों में। तो उस समय का दौर सर और आज का दौर में जमीन आसमान के अंतर आ गए सर। प्लीज सर कैरी ऑन। थैंक यू सर। Thank you so much. Yes. Yeah. So, thank you, Pravesh, for your good feedback. And this is the topic of today. What are the challenges? What are the challenges in research? How to align this research with national priorities and linking this research with teaching, learning and skilling. कैसे हम उच्च शिक्षा संस्थान में एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट कर सकें और वो एंटरप्रेन्योरशिप कैसे समाज के उन्नयन में काम आवे। हाउ टू क्रिएट फाइनेंशियल रिसोर्सेज by connecting higher education institution with society, how to go for financial autonomy, how to develop internal revenue generation, हम अपने कॉलेज में ही क्या स्टार्टअप बनावें, क्या इनक्यूबेशन करें, कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम से लगा के हम इंटरप्रेन्योरशिपियल यूनिवर्सिटी कैसे बनावें। अब बात हो रही है कि क्या हम कोई एंटरप्रेन्योरशिप की विश्वविद्यालय बना सकते हैं। सोसाइटी को तो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। अभी हमारे इंस्टीट्यूट्स, हमारे डिपार्टमेंट खुद पैसे लेते हैं सरकार से या समाज से। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो फीस, मोटी सी फीस ले लेंगे और टीचर्स को कितना देते हैं आप सब बेहतर जानते हैं। गवर्नमेंट में हम इसीलिए सर्विस ढूंढते रहते हैं कि भाई यहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, सर्विस सिक्योरिटी है। एक बार हमको शिक्षक बनने का काम मिल गया तो फिर हमारा आगे का ठीक रहेगा। तो दीज आर अ फ्यू चैलेंजेस जिसके लिए हम आज आपके साथ चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, जो प्रवेश ने कहा, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। और हाउ टू इनकरेज यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री रिलेशनशिप, हाउ टू इंक्रीज यूनिवर्सिटी और कॉलेज एंड इंडस्ट्री लिंकेज। तो अगर आप आईआईटी जाएं, कभी एनआईटी जाएं, आईआईएम जाएं, तो आईआईएम आईआईटीज में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां उनके लिए, उनके स्टूडेंट्स के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके डिपार्टमेंट के लिए, उनके यहाँ इंडस्ट्रीज कई अपने सेंटर खोल के, जैसे मान लीजिए कि आप हरदोई में हो और हरदोई में लोग साइकिल से या मोटरसाइकिल से, समाज की बात मैं कर रहा हूँ, सामान्यतः हर कोई, बहुत सारे लोग साइकिल से, मोटरसाइकिल से अपनी यात्रा करते होंगे। अब मान लो कि साइकिल बनाने वाली एक कंपनी है, उसका नाम है हीरो, राइट। तो क्या आप हीरो कंपनी से ये बात कभी किए, कोई मेरे यहाँ, मेरे कॉलेज में कोई 1000, फॉर एग्जाम्पल 1000 स्टूडेंट्स आते हैं, वो साइकिल से आते हैं और उनकी साइकिल खराब भी होती है तो बाजार में जाके रिपेयरिंग कराते हैं। 1000 साइकिल हम यहाँ वो हर साल खरीदते हैं और उससे आते हैं, जाते हैं, खराब होती है। तो क्या हीरो कंपनी 1000 साइकिल कॉलेज में
दे सकती है, या कॉलेज में एक छोटा सा अपना वर्कशॉप स्टेशन खोल सकती है जहां रिपेयरिंग करे, जिससे हमारे सभी स्टूडेंट्स, हमारे सभी टीचर्स उस कंपनी के साथ मिलजुल के फ्यूचर की मार्केट भी उसकी डेवलप करें और उससे सीखे भी, स्किलिंग हो जाए। जो आदमी इस साइकिल की रिपेयरिंग रोड पे, बाजार में, आपके कॉलेज के बगल में बैठ के करता है, वो अनपढ़ होता है या कम पढ़ा लिखा होता है, कभी कभी खराब भी कर देता है रिपेयरिंग करने के चक्कर में, या ऐसा रिपेयरिंग करता है कल फिर जाना पड़ता है उसके पास। तो क्या उस साइकिल की कंपनी के लोग आपके कॉलेज से मिलके आपके कॉलेज के कैंपस में ही कहीं एक ऐसी शॉप रिपेयरिंग की, नई साइकिल को सेल करने की, या उसके ट्रेनिंग की, साइकिल के सर्विसिंग का काम कर सकते हैं? दिस इज अ न्यू मॉडल। ये आप अभी जाएंगे, अभी मैं गया था चेन्नई एक विजिट में, तो वो यूनिवर्सिटी इंडिगो जो फ्लाइट के लोग हैं, इंडिगो कंपनी, फ्लाइट की इंडिगो कंपनी उनके कॉलेज में एक अपना सेंटर खोली है और वो बच्चों को पढ़ाती है, बच्चों को सिखाती है। फिर पढ़े लिखे बच्चे उस इंडिगो के मैकेनिक भी बन सकते हैं, उसके देखभाल का काम भी कर सकते हैं। उसके लिए जो और स्टाफ होते हैं, चाहे वो क्रू हो, चाहे वो स्टाफ के लोग हों, ग्राउंड स्टाफ के पर्सनल्स हों या और हों, दे कैन लर्न एवरीथिंग। और इंडिगो उनको खुद वहां पे टीचिंग करती है, लर्निंग करती है, स्किलिंग करती है, अप स्किलिंग करती है, रीस्किलिंग करती है और उनको अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट देती है। तो उसमें फायदा क्या है प्रवेश जी, कि हीरो साइकिल के लोग ही स्टूडेंट को सिखाएंगे तो परफेक्ट सीखेंगे, ऐसे ही इंडिगो कंपनी के लोग ही स्टूडेंट्स को सिखाएंगे तो परफेक्ट सीखेंगे। तो दिस इज द न्यू इनिशिएटिव दैट यू कैन ट्राई। इसे कहते हैं एजुकेशन एकेडमिया लिंकेज। तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताया, क्योंकि ट्रेनिंग में बातें रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो आप जैसे हमारे जय भगवान सिंह जी दिख रहे हैं, सुनीता खुद हैं बैठे, तो यू ऑल कैन कस्टमाइज एज पर योर नीड द लिंकेज ऑफ योर इंस्टीट्यूट विथ सम इंडस्ट्री। आप जहां भी आपका डिपार्टमेंट है, जहां के आप हैं, जैसे सुनीता का फोन जो हमारे पास आया था, शी टोल्ड मी कि शी इज फ्रॉम सम मुरादाबाद कॉलेज। नो, मुरादाबाद इज ए बिग इंडस्ट्री, यू नो, मुरादाबाद, उसके बगल में अलीगढ़, उसके बगल में हाथरस, उसके बगल में कानपुर। तो ये जो अलीगढ़ के साथ जो ये सब लगे हैं, ये अपने घरेलू उद्योग से लगा के ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत फेमस एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड, वेल नोन इंडस्ट्री के लोग वहां हैं, और बहुत सारे लोग हैं। एक एक शहर में 100, 200, 500, 1000 भी हो सकते हैं हों, राइट? सो कैन यू टीचर कनेक्ट विद देम? क्या आप उनसे बात कर सकते हैं अपने प्रिंसिपल के माध्यम से, अपने वाइस चांसलर के माध्यम से? कैन यू कनेक्ट विद देम कि भाई आई एम अ टीचर and under NEP 2020 we are given a responsibility, it is our duty as a good teacher, as a trained teacher, we should connect our college and we should benefit our students, we should benefit our community. I will give you trained, good, educated students. आप ये कहेंगे कि हम तो, हमारे यहाँ इतने स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, वो सबको नौकरी तो मिलेगी नहीं हमारे कॉलेज में। हमारे कॉलेज में पढ़ते जरूर हैं, बट ऑल विल नॉट गेट जॉब इन माय कॉलेज, उनको बाहर जाना ही है। और जय भगवान सिंह जी, मैं बोस्टन गया था थोड़े दिन पहले, अमेरिका का बोस्टन, जैसे हमारे देश में कनॉट प्लेस है, तो बोस्टन इज द एजुकेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आजकल।
जैसे पहले काशी होता था। हमारे समाज में, हमारे इतिहास में सरिता जी ये है कि जो बनारस है, जिनके मालवीय जी के नाम पे आपका ये सेंटर चल रहा है, मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, तो काशी में, बनारस में मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। और वैसे ही जिस यूनिवर्सिटी से आपका ये सेंटर कोलैबोरेटेड है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो शिक्षा के दो बड़े केंद्र उस समय बने थे। एक मुस्लिम अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय, और हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में बना। ये दोनों केंद्र दुनिया में शिक्षा के अभूतपूर्व बहुत बड़े केंद्र आज भी हैं। लेकिन काशी को हम कहते हैं कि जो 3 लोक है, 3 लोक की शिक्षा की राजधानी है काशी। और थोड़ा पहले चले, अक्षत हमारे मैनेजमेंट के हैं, अक्षत भाई थोड़ा दिन पहले चले तो क्या था, नालंदा। थोड़ा आगे बढ़ जाओ, बनारस से नालंदा आ जाएगा, मुश्किल से 150-200 किलोमीटर। नालंदा, एंड एवरीबडी नो वेरी वेल अबाउट नालंदा। नालंदा का जो विश्वविद्यालय था वो हमारे अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का बहुत बड़ा केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा के बगल में ही कोई बहुत सारे केंद्र थे, है ना। और नालंदा एक फॉर्मल यूनिवर्सिटी था, जैसे आजकल आपका कॉलेज है कि कॉलेज होगा, उसका एक बाउंड्री बनी होगी, कैंपस होगा, कैंपस में गेट लगा होगा, कैंपस के अंदर जाएंगे तो कहीं प्लेग्राउंड होगा, कहीं लाइब्रेरी होगी, कहीं डिपार्टमेंट होंगे, कहीं प्रिंसिपल साहब का, डायरेक्टर साहब का, वीसी का ऑफिस होगा, कहीं हमारे डिपार्टमेंट्स का। आप कुछ बोल रहे हो? ओके, सो फॉर्मल यूनिवर्सिटी, वेल स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सिटी। तो नालंदा इज द फर्स्ट वेल स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय फॉर्मल, नालंदा है उसका नाम। तो हम हिंदुस्तान के लोग अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को हम कभी किसी से नकल नहीं किए हैं। अब उसको हम कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। और जब हम ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, दूरस्थ शिक्षा की, तो दुनिया का पहला दूरस्थ शिक्षा का विश्वविद्यालय भी भारतवर्ष में था, उसका नाम है तक्षशिला, जो अब डिवीजन जब हो गया 1947 में, तो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो प्रवीण सैनी जी, पाकिस्तान भी अपना ही है, आपका ही है। पहले आपका ही था पूरा, अब आपने अपने छोटे भाई को दे दिया तो वो उधर चला गया, लेकिन है तो आपका ही। जो ये अलगाव हुआ था, ये कभी मर्ज भी हो सकता है। अगर मर्ज हो गया तो फिर आपका ही हो जाएगा, नहीं तो आपका तो था। तो वह नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, they were the centers of excellence of education in the world, and we Indians were the Vishwaguru. That was our society. प्रवेश जी, अब प्रवीण नहीं कहूंगा, प्रवेश ही कहूंगा। So you know, that was our history. ये हुआ भारतीय, जो मैं आपसे कह रहा था कि जो हमारी ये शिक्षा नीति है, ये है भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति। लेकिन जब हम लोग आज एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा वेस्टर्न की बात भी कर लेते हैं, पश्चिम की बात थोड़ा कर लेते हैं। ये तो पूरब का हो गया। पश्चिम की जब आप बात करेंगे तो एक शहर का नाम आता है, सरिता जी, उसका नाम है एथेंस। सर आप बोस्टन की भी बात बता रहे थे कुछ? हाँ, बोस्टन के बारे में बता रहे थे कुछ, बोस्टन गए थे आप? हाँ, बोस्टन की बात बता रहा था आपको। तो बोस्टन इज द मॉडर्न कैपिटल ऑफ एजुकेशन। जैसे हमारा कभी नालंदा होता था, दुनिया के लोग वहां पढ़ने आते थे,
और आने के पहले वो कोचिंग करते थे। सरिता जी तो जानती हो कोचिंग कहाँ होती थी? कोचिंग होती थी इंडोनेशिया में, सिंगापुर में। भारत आने के पहले जो भारत में प्रवेश करने के लिए छोटे छोटे देश थे ना सीमा पे, उन देशों में जैसे आजकल कोटा में कोचिंग होती है, कोटा लोग जाते हैं इंजीनियरिंग में प्रवेश करने के लिए, वहां 1 साल 2 साल 3 साल रहते हैं। वैसे ही इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते थे। क्यों? क्योंकि भारत में प्रवेश ही नहीं मिलता था उनको बिना उसके। इतना महान केंद्र था कि चीन के लोग, अमेरिका के लोग सब यहाँ आके ज्ञान प्राप्त करके जाके अपने यहाँ काम करते थे। और आप लोग विश्व गुरु का दर्जा होता था। अभी मैं पिछले हफ्ते केरल में था, तो जो कोलंबस आया था वो हमको डायरेक्टर वाइस चांसलर साहब लिवा गए, वहां स्पाइस रोड बनाया है। क्योंकि कोलंबस यहीं आया था, उसकी जहाज यहाँ खड़ी हुई थी, फिर वो इस रोड से आया और यहाँ से स्पाइसेस लेके जाता था। बहुत टाइम आज नहीं है, सो वी विल स्विच टू वेस्टर्न स्टाइल, वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न एजुकेशन। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, बल्लवी, ये तो हमारे पुराने थे। आज के जमाने का है बोस्टन अमेरिका का, जहां पे MIT है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुनिया का नंबर 1 का विश्वविद्यालय। आज 2025-26 की सर्वे में दुनिया का नंबर 1 सेंटर इज MIT बोस्टन। वो इंस्टीट्यूट है। जैसे आपके देश में अगर आप नंबरिंग करो तो नंबर 1 पे आता है ISC बंगलौर। एक केमिस्ट्री के टीचर थे ना, प्रवेश हमको बता रहे थे, केमिस्ट्री में सीखी है, तो केमिस्ट्री पढ़ना हो तो ISC बंगलौर। वो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। क्यों? उसको टाटा ने खोला था। ISC बिलोंग्स टू टाटा। जैसे ISC बंगलौर, इंडियन, यस, थैंक यू। आई थिंक प्लीज डोंट शेयर मैसेजेस। आप बहुत सारे लोग हो, अगर आप मैसेज भेजोगे तो हम सबका मैसेज पढ़ेंगे ना तो फिर डिस्टर्ब होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। I think be interactive, talk to you. You can unmute your mic and you can share your views. Yeah. So ISC Bangalore. Then आप सुने होंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई, TISS. So TISS, ISC, ये सब टाटा कंपनी जो है जिसके ट्रक घूमते हैं, देखते होंगे आप, बहुत सारे सामान आते हैं। अब तो सब टाटा का तो नमक से लगा के एयर कंडीशन, गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ट्रक, सब कुछ उनके हैं, राइट। उन्होंने इंडस्ट्री से एकेडमिया का कोलैबोरेशन करके ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए और वो देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट ISC बंगलौर है टाटा का। जब हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो नंबर 1 पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आज भी है। इवन सर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, बिल्कुल वो वही है। बॉम्बे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी है। बिल्कुल सही बात है। टाटा के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, 1-2 की चर्चा किया, बाकी यू कैन मेक अ लिस्ट एंड यू कैन नो कि कैसे इंडस्ट्री ने एकेडमिया को कंधा दिया था, सहारा दिया था, हाथ बटाया था, कैसे कोलैबोरेशन किया था। तो क्या इस तरह के कोलैबोरेशन हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कर सकते हैं, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट पावे, हमारे टीचर्स को कुछ सुविधा मिले, हमारे टीचर भी विदेश जा सकें। ऐसा करीब 50 इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेट सेक्टर के जो टीचर्स को सपोर्ट करते हैं। कभी मौका मिलेगा तो आपको बताऊंगा, या आप जो इंटरेस्टेड होंगे हमसे पर्सनली बात कर लेंगे तो आई कैन शेयर विद यू। तो नॉट ओनली गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग एजुकेशन, प्राइवेट institutions, private sector, private companies, industries are also supporting education. So in India we have this good number of institutions जो हमारे समाज है,
जब हम उच्च शिक्षा के समाज की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में बिना नालंदा का नाम लिए, बिना टाटा का नाम लिए हम अपने समाज को पूरा नहीं समझ सकते हैं। ऐसे ही जब हम और बात करते हैं तो जवाहरलाल, जब यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इज नंबर 1। हमारे देश में 1169 यूनिवर्सिटीज हैं आज। दिस इज योर सोसाइटी, 1169 यूनिवर्सिटीज हैं एंड 45,000 प्लस कॉलेजेस हैं। 45,000 प्लस कॉलेजेस हैं जो बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं हमारे देश में। अब ये जो यूनिवर्सिटीज हैं सरिता जी, ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं। तो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी दो प्रकार की होती है। एक, अगर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी खोलती है तो उसे हम कहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी। जैसे अभी आपके मुरादाबाद में कोई एक यूनिवर्सिटी खुली है, गुरु जम्बेश्वर सर। गुरु जम्बेश्वर जी। ऐसे ही जब हम केंद्र सरकार यूनिवर्सिटी खोलती है तो उसे हम कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो AMU है ऑलरेडी, जहां से आपके कोर्स ज्वाइन किए हैं। तो दो तरह की यूनिवर्सिटीज होती हैं, एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड दूसरी है स्टेट यूनिवर्सिटीज। लेकिन एक तीसरा भी विश्वविद्यालय होता है जिसको न तो सेंट्रल गवर्नमेंट खोलती है न तो स्टेट गवर्नमेंट खोलती है, बल्कि उसको खोलता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन दोनों जगह है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है और स्टेट गवर्नमेंट में भी है। हमारे जितने टीचर पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें कई लोग हो सकता है कॉलेज के भी हों, गवर्नमेंट कॉलेज के। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स हैं वो यूनिवर्सिटी में नहीं आते। उनका मालिक कौन होता है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन लोग हैं? कोई टीचर हैं गवर्नमेंट कॉलेज के? यस सर। कौन? हाँ सर, मैं भी हूँ, डॉक्टर जय भगवान सर भी बैठे हैं, हम गवर्नमेंट कॉलेज के ही टीचर हैं सर। हाँ सर, हम गवर्नर हमें जो है अपॉइंटमेंट देते हैं सर जी। हमारे डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन के तो डायरेक्टर सभी के होते हैं, एडेड कॉलेज के भी होते हैं और हमारे गवर्नमेंट के ही होते हैं। हाँ सर, जरा अपने बारे में थोड़ा और बताइए, आपके कॉलेज का कैसा प्रबंधन होता है? वही तो सोसाइटी है आपकी। हाँ सर, ना हमारे कॉलेज का जो प्रबंधन है वो डायरेक्टर की तरफ से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से, फुल्ली गवर्नमेंट होता है। हाँ। हमारे यहाँ कोई सोसाइटी नहीं होती सर, गवर्नर गवर्न करते हैं सर हमारे महाविद्यालय को। बहुत अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट सर, स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर गवर्न करते हैं हमारे महाविद्यालय को। और एडेड कॉलेज जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम के हाथों में होता है, तो मैनेजमेंट उनको जो है मैनेज करता है सर। लेकिन अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जो है वो आयोग करता है सर, टीचर्स का जो है सबका अपॉइंटमेंट जो है आयोग ही करता है। और बाकी इनके सारे निर्देश जो निदेशालय से, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, पूरे उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन जो होते हैं उनकी तरफ से निर्देश रहते हैं सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। थैंक यू। तो जैसे आपके प्रदेश में डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन है, ऐसे ही केंद्र सरकार में जो केंद्र सरकार का उच्च शिक्षा विभाग है वो जब इंस्टीट्यूट खोलता है तो उसे कहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी कितने टाइप की हो गई? एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जब पार्लियामेंट है, आपका जो संसद है, जब संसद विश्वविद्यालय खोले उसे कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जब स्टेट की विधानसभाओं से विश्वविद्यालय बने उसे कहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी।
और जब उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार कोई विश्वविद्यालय खोले तो उसे कहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो जो आईएससी बंगलौर इसकी बात अभी कर रहे थे, वो विश्वविद्यालय डीम्ड दर्जे का है। चूंकि खोला तो उसको टाटा ने, बाद में उसको भारत सरकार का जो उच्च शिक्षा विभाग है उसने संचालित किया। थोड़ा म्यूट करो भाई प्लीज, डोंट डिस्टर्ब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, म्यूट हिम। डॉक्टर जनार्दन, जनार्दन मैम डॉक्टर जनार्दन को मैं बात करती हूँ सर अभी। Please mute. सर Yes, हो गया thank you. म्यूट हुआ, यस। थैंक यू। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड देन डीम्ड यूनिवर्सिटी। आप सुनते होंगे कि यहाँ यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी वो होती है जो हमारे देश का जो उच्च शिक्षा विभाग है वो विश्वविद्यालय खोले, तो उसको हम कहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो ऐसे हमारे देश में बहुत सारी अनेक डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और कई केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और कई स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब मिला के। और तीसरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी वो गवर्नमेंट की नहीं होगी, मतलब उसमें सैलरी गवर्नमेंट की नहीं मिलेगी, बाकी सारा रेगुलेशन यूजीसी का ही होगा और उसे हम कहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये होता है। तो ऐसे कुल मिला के हमारे देश में 1169 एज पर यूजीसी रिकॉर्ड यूनिवर्सिटीज हैं। करीब 45,345 कॉलेजेस हैं। तो हम दुनिया के अगर औसत लिया जाए, एवरेज, तो इंडिया इज द थर्ड बेस्ट एजुकेशन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टुडे। नंबर 1 पे यूएस है, अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना है और नंबर 3 पे हम हैं। लेकिन जो प्रवेश अभी शुरू में बात हो रही थी कि कट एंड पेस्ट कर दो, और रश्मि तो पीएचडी कर रही है, रश्मि आप ऐसे मत करना कट एंड पेस्ट। बिल्कुल सर। हाँ, तो कट एंड पेस्ट के माने में इंडिया इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। कट एंड पेस्ट के माने में जिसे हम कहते हैं अक्षर प्लेजरिज्म, हाउ मच यू प्लेजराइज, कितना आप कट पेस्ट करने में होशियार हैं। तो कट पेस्ट करने में इंडिया होशियार इतना है कि इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। कहाँ पे है? कहाँ पे है? taking credit for somebody else's work. कट पेस्ट के माने में हम लोग दुनिया में नंबर 1 पे हैं। और नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे है नाइजीरिया, सॉरी ईरान। नंबर 2 पे है ईरान। लेकिन ईरान और इंडिया में इतना फर्क है कि ईरान कभी भी इंडिया को प्लेजरिज्म में बीट नहीं कर सकता। एक आंकड़े के अनुसार सरिता जी, अगर हम लोग 17,000 पॉइंट मिले तो ईरान जो नंबर 2 पे है उसको मिलता है 1400 पॉइंट। तो कहाँ 17,000 और कहाँ 1400, इतना फर्क है प्लेजरिज्म में इंडिया और ईरान में। तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे है ईरान के बाद नाइजीरिया।
जो आप सोच सकते हो साउथ अफ्रीका का छोटा सा शहर है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सोसाइटी, सो वेरी इंटरेस्टिंग। हम विश्व गुरु थे नंबर 1 पे, नालंदा था, अक्षत, तक्षशिला था, वल्लभी था, विक्रमशिला था। हमारे देश के लोग दुनिया का पहला स्वास्थ्य विज्ञान, आयुर्विज्ञान, क्या, फर्स्ट हेल्थ सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज आयुर्वेदा बाय इंडिया। फर्स्ट योगा, योग कोई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ का जो ज्योतिष विज्ञान था, हमारे यहाँ का जो मैथमेटिक्स था, ये शून्य की खोज एक गाना है, गाना सुनाओगे भाई प्रवेश? शून्य की खोज। सर मैं बताती हूँ सर को शायद पता नहीं हो, है हाँ। पीर जहाँ की रीत सदा, मैं हाँ। गीत बना के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अरे वो जब शून्य जीरो दिया है। मेरे, मतलब वो इसी ये है इसी जब का जीरो आंसर दिया, है। ये है जब जीरो दिया राइट, मेरे राइट। भारत में। हाँ, जब जीरो जीरो दिया जीरो मेरे दिया मेरे भारत। भारत में, भारत इसी के में। है सर ये गाना। तो हम उस देश के लोग हैं जिन्होंने जीरो दिया, जिन्होंने दशमलव दिया, जिन्होंने पाई दिया, जिन्होंने आयुर्वेद दिया, जिन्होंने शतरंज दिया, जिन्होंने ज्योतिष दिया, जिन्होंने योग दिया, और आज योग दुनिया के हर देश में फिर से होने लगा। लेकिन Even the modern concepts that we talk about today, relativity or Newton's principles, they were all there. Means हम बोलते हैं ना ब्रह्मा के, मतलब ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा के समय के हिसाब से एक पल इतने बराबर होता है, और ये जो था, दिस इज व्हाट रिलेटिविटी वाज। एंड न्यूटन के भी जो रूल्स, आई थिंक दे वर ऑलरेडी डिफाइंड। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लैनेट्स, देयर पोजीशंस एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। तो कहीं ना कहीं हम ही डिटैच हो गए, आई थिंक, हमारे शास्त्रों से, एंड दैट लेड टू दिस डिग्रेडेशन, कि आज हम ओरिजिनल नॉलेज की जगह वी आर साइटिंग समबडी एल्स वर्क एंड प्लेजराइजिंग आवर वर्क। yes, That is the biggest what you can say jeopardy, I'll say. that's good. So सर हम तो विज्ञान से शायद उस समय से परिचित है जिस समय से लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे कि हम रामायण में पढ़ते हैं कि हनुमान जी के द्वारा संजीवनी लाई थी और रावण सीता जी को एक रथ में ले गया उड़ान। तो मैं समझती हूँ हम लोग बहुत, लेकिन हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते, लोग उसको चुराने की कोशिश करते। हम कहते हैं हम नहीं चुराते, हमें लोगों ने चुराया हमारा। रश्मि और जी, इसमें थोड़ा आपकी बात पे विश्राम हम लगा रहे हैं, थोड़ा इस पे सावधानी भी जरूरी है। सावधानी ये जरूरी है, जब भी हम अपने समाज की बात करें, अपनी सोसाइटी की बात करें, उच्च शिक्षा का समाज की बात करें, तो थोड़ा सावधान भी रहना है। सावधान इसलिए रहना है कि अब आप अपने क्लासरूम में नहीं बोल रहे हैं, आप अपने ताला लगा के गेट के अंदर नहीं बात कर रहे हैं। जैसे आपका डिपार्टमेंट एजुकेशन है, हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, अगर मैनेजमेंट का एक लड़का डेली एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाए तो उसको आप क्या कहते थे? आप उसको बहुत सम्मान की निगाह से नहीं देखते थे कि भाई ही आर सी कमिंग डेली। बाकी आप आगे समझते हैं, आप सब शिक्षक हैं, बट इट वाज नॉट ए रिस्पेक्ट। वो जमाना बीत गया। अब आप मोबाइल की बटन से किसी को कभी भी कॉल कर दो, पेरेंट्स ही नहीं समझ पाएंगे, दोस्त ही नहीं समझ पाएंगे, मोबाइल फोन वाला ही नहीं समझ पाएगा। जिसका एप्पल फोन है ना, वो भी नहीं समझ पाएगा कि इन्होंने कब किसको बुलाया, चूंकि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेजेस है। जो उस मोबाइल का मालिक है ना, वो खुद कंफ्यूज रहेगा कि क्या कर रहे हैं मेरे मोबाइल से ये, बट कर रहे हैं लोग। ठीक रश्मि, यही बात अपने शिक्षकों को भी हम आज के प्रोग्राम में एक आपको टेक अवे देते हैं, टिप्स फॉर योर होम एंड योर डिपार्टमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट IKS, जब भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो हमें थोड़ा सजग रह के बात करनी है, क्योंकि यू आर अ टीचर एंड योर दिस वॉइस, योर दिस रिकॉर्डिंग दिस प्रोग्राम इज नो रिकॉर्डेड फॉर एवर। तो हम ये बात तो कह सकते हैं कि योग हमारा है और योग करने से इम्यूनिटी बढ़ती है,
योग करने से बाल काले हो जाते हैं, योग करने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है। ये सब बातें आगे, आज तो गणेश चतुर्थी है, आज तो गणेश चतुर्थी है रश्मि, तो उसकी आप सबको शुभकामनाएं। लेकिन ये कहना कि शंकर भगवान ने बेटे का सर ही हाथी का जोड़ दिया, अब हमको अक्षत हमारे मैनेजमेंट के हैं, तो हम भारतीय शिक्षकों को थोड़ा समझ जाना चाहिए। हमें पूरे भारतीय ज्ञान परंपरा को कोई 3 भागों में हम बांट सकते हैं। नंबर 1, वो चीजें, वो भारतीय ज्ञान जिसको दुनिया मानती है आज भी, योग, आयुर्वेद, जो भी गणित की बात आपने किया, जो हमारे गांवों में, जो हमारे जन जन तक फैला हुआ है। आज डोनाल्ड ट्रंप भी योग करते हैं, एक दिन बता रहे थे, हमने सुना पुतिन कह रहे थे कि युद्ध में जब हमें बुरा समाचार कुछ मिलता है तो हम भी अब योग क्रिया 10 मिनट सुबह करने लगे। दैट इज आवर नॉलेज। तो हम लोग सब, सरिता जी, इस चीज को बढ़ावें। योग का आप भी कुछ 1 क्रेडिट 2 क्रेडिट का प्रोग्राम बनाइए और अपने कॉलेज से विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, बगल के कॉलेज से, समाज के लोगों को, बाजार के लोगों को, इंडस्ट्री के लोगों को सिखाइए योग। योग दुनिया में हर कोई मान रहा है कि ठीक काम करता है, दैट इज फाइन, फेयर। इसमें विज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, इसमें रिसर्च कोई जरूरत नहीं है, बढ़ रहा है। दूसरा है, हमारे गांवों में जो परंपराएं हैं उस पे फायदा तो करता है। जैसे नीम है, नीम की पत्ती का ये बना लो, काम करेगा। हल्दी का ये बना दो, काम करेगा, ठीक है। परंतु उस पे आपके ही बच्चे आपके ही घर में पूछेंगे कि पापा, मम्मी या हमारे टीचर, आप हमें ये बताओ कि ये कैसे गंगा का पानी पी लेने से स्वर्ग मिल जाता है। वो पूछेगा आपसे, आपको बताना पड़ेगा कि गंगा का पानी में क्या विशेषता है। आपको 100 सवाल सुनने के लिए, जब भी आप भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करेंगे तो आपको 100 क्वेश्चन सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, और आपके पास 100 क्वेश्चन के 1000 आंसर होने चाहिए, तब वो नॉलेज अगली पीढ़ी में जाएगा अक्षत। और अगर हम ये नहीं बता पाए कि गंगा का पानी क्यों हम पीते हैं और स्वर्ग पहुंचाता है, 66 करोड़ लोग वहां क्यों जाके स्नान किए, क्या है, 66 करोड़ गए ना स्नान करने, तीर्थराज प्रयाग क्यों गए, मान्यता है इसलिए गए। लेकिन मान्यता के पीछे विज्ञान क्या है, यह हम शिक्षकों का, हम रिसर्चर्स का काम है कि जब भी हम हायर एजुकेशन फॉर सोसाइटी की बात करें तो हमें इसका उत्तर खोज के लाना होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और अगर हम अपनी जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक निर्वहन कर दिए तो हमारी भारतीय परंपराओं का वैज्ञानिक विश्लेषण हो जाएगा और दुनिया में उन पे सिद्धि हो जाएगी। तो पहला हुआ जो ऑलरेडी चल रहा है उस पे काम करना, दूसरा हुआ जिसपे थोड़ा शोध, समझ, विश्लेषण, शिक्षक की दृष्टि से उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत है, वो करना चाहिए। उस पे आपको इनाम मिलेगा, बहुत बड़ा पुरस्कार मिल सकता है, आपका नाम रोशन हो सकता है और आप बहुत बड़े शिक्षक बन सकते हैं। तीसरा जिससे हमें बचना चाहिए कि समुद्र का मंथन हुआ, उसमें 9 रत्न निकले। अब अक्षर जरा आप बताओ सभी शिक्षकों को, कितने बड़े समुद्र का मंथन कौन करेगा, कहाँ खड़े होके करोगे आप? समुद्र में खड़े करने होने की जगह है क्या? बंबई में जाओ तो खड़े होके देखो समुद्र क्या हाल है। समुद्र में इतने बड़े समुद्र, जो पृथ्वी भाग का पूरा 72% समुद्र है, तो खड़े होके मंथन कहाँ पे हुआ? और 9 रत्न निकले।
तो नवरत्न कौन थे, कहाँ मंथन कब हुआ, कैसे हुआ, या आज गणेश जी का दिन है तो हाथी का सर आदमी के ऊपर कैसे लगा दिया गया और गणेश जी चल पड़े। तो ये कोई डॉक्टर तो नहीं बता पा रहा है अभी तक। और एआई की तरफ हम देखेंगे, एआई बता देगा क्या कि कैसे गणेश जी का सर लगा दिया आदमी पे। तो हम, रश्मि जी ये कह रहे थे कि हमारा जो भारतीय परंपरागत ज्ञान है उसमें कुछ चीजें सही हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि वो गलत है सूंड लगाना, इसलिए कि हम तो जानते ही नहीं एक सही है गलत है, कभी किसी ने नहीं किया, किसी अस्पताल में ट्राई ही नहीं किया, तो वो लग सकता है या नहीं लग सकता है, दोनों का उत्तर अपने पास नहीं है। हाँ, हम मान लेंगे कि भाई चलो कभी हमारे समाज। प्रवेश जी आप कुछ बोल रहे हो, अनम्यूट करके बोलोगे तब सुनाई पड़ेगा। सर सॉरी सर, मैं कह रहा था कि सबको इच्छा मुझे ऐसा लग रहा है चाय की है। नहीं, चाय की नहीं है, चाय का टाइम हो गया, हम तो आपसे 2 मिनट ज्यादा ले लिए हैं। I have taken 2 more minutes। हमने तो चाय पी ली अपनी, मेरा तो कॉफी होती है ब्लैक, ठीक है, तुम्हारा तो आदेश पहले गया था 4 बजे पीने का, तो 4 चाय, आपने टाइम गलत लिखा है 4:30। आपका चाय टीचर तो आपका नाम ही है, तो टी को आप 4:30 पे पी लीजिए। एंड डॉक्टर सुनीता लता, व्हेन वी विल मीट अगेन? सर आपको 15 मिनट्स, सर 4:45 में हम लोग मिलते हैं 15 मिनट के बाद। हाँ, जैसा आप कहें सर। हाँ, यस। आज तो पता ही नहीं चला सर कब 4:30 बज गए आपसे बात सुनते सर बहुत सारी चीजें पता चली, मुझे तो बहुत कुछ नहीं पता था। और सर जो बात आप कह रहे हैं, सर जो बात आपके 16:50, 4:50 पे मिलेंगे, 45 मिनट। ठीक है, थैंक यू सर, सॉरी सर। थैंक यू सर। सुनीति मैम एक चीज, जी मैम। जी मैम, जी बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था मैम, पर्सनल कॉल कर सकते हैं क्या आपको कुछ पूछना? बिल्कुल मैम, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, नहीं बस कुछ पूछना था तो। अरे जब आप कॉल कर, कोई नहीं मैम, जब आप चाहें तब किसी समय कॉल कर सकती है। नहीं मैम, नहीं मैम, हम सब साथ ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पूछने की कोई जरूरत नहीं मैम, आप कभी भी कॉल कर सकती हैं। ठीक है, ओके। अच्छा सुनीति मैम, एक बात और पूछना चाह रही थी मैं आपसे। जी पढ़ना मैम। अभी जैसे किसी का माइक वगैरह ऑन होता है और नहीं सुनते हैं, तो आप तो जैसे कोऑर्डिनेटर हो तो आपके मुंह से भी तो हो सकता है। नहीं मैम, इसको मैं नहीं कर सकती, ये जो ना वहीं सेंटर जो MMTTC का सेंटर है, मैंने वहीं कॉल किया, वहीं से ये टेक्निकल सारे काम, हाँ वहीं से मैम माइक जो म्यूट हुआ। हाँ सर, राजा सर पूछ रहे हैं सर, इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते कि कौन सा लिंक सर ज्वाइन करेंगे। वैसे तो सेकंड लिंक पे ही हम सब लोग मिलते हैं 15 मिनट के बाद। ठीक है मैम? ओके मैम। हाँ ठीक है, ओके।